हाँ जी बेटा, तो आपका जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये चैप्टर 6 का मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। कह रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। ठीक है, तो डॉटर वर्ड के लेटर यूज करने हैं, 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है अब तो ये, है ना, ऐसा हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। तो इसके वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं इसके, है ना। तो डी ए यू जी एच टी ई आर। ठीक है, तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वोवल्स हैं। ठीक है, और सारे अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं सारे, राइट, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। डी जी एच टी आर ए यू ई। ठीक है, तो हमें 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं, 2 वोवल्स सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, एंड 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं, एंड देन जो 5 लेटर्स का सिलेक्शन है, 5 लेटर्स का सिलेक्शन है, उनको अरेंज करना है। यही करना है हमें, राइट। ठीक है, तो 2 वोवल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, 3 में से 2, 3C2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने हैं 5 में से, सो 5C3 और मल्टीप्लाइड बाय जो ये 5 लेटर सेलेक्ट किए हैं इनके वर्ड बनाने के लिए 5 फैक्टोरियल, राइट, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 को हमें अरेंज करना है। सो या दिस विल बी योर आंसर। ओके, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ऊपर बचेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 4, 5 इंटू 4। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इज 120। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 इंटू 120, सो दिस विल बी 12 तिया 36, 3600। दिस विल बी आवर आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन at a time so that vowels and consonants occur together। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो वर्ड है इसके लेटर्स को यूज करना है, ऑल दी लेटर्स। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट सारे एक साथ आने चाहिए। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उनमें आपने देखा होगा कि ये कह रहा था कि ऑल दी वॉवल्स अकर टुगेदर, ऑल दी वॉवल्स अकर टुगेदर, ऐसे करके बोल रहा था। ठीक है, लेकिन इसने ऐसा कहीं नहीं बोला था अभी तक कि वॉवल्स भी टुगेदर होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स भी टुगेदर होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस समझाता हूं। ठीक है, इक्वेशन वर्ड के पहले हम जो है वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। ठीक है, तो मेरे पास टोटल 5 वॉवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जब हम बोलते थे ऑल दी वॉवल्स अकर टुगेदर तो हम क्या बोलते थे कि यार इस सारे वॉवल्स को जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जेड देखो, अब हमें 4 लेटर्स को अरेंज करना होता था, जेड क्यू टी और एन। ठीक है, तो हम बोलते थे इनको 4 लेटर्स को अरेंज कर देते हैं विच इज 4 फैक्टोरियल, करेक्ट। लेकिन अब ये बात ध्यान से समझो कि इस अरेंजमेंट में सिर्फ वॉवल्स ही टुगेदर होंगे, कॉन्सोनेंट टुगेदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि यार ये जेड तो यहां भी आ सकता है, क्यू जेड टी एन भी तो हो सकता है अरेंजमेंट, क्यू टी जेड एन भी तो हो सकता है अरेंजमेंट, करेक्ट। ठीक है, तो देखो यहां पे 2 कॉन्सोनेंट साथ हैं, बीच में सारे वॉवल्स आ गए, फिर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो इस वाले अरेंजमेंट में क्या होता है, वॉवल्स तो सारे हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉन्सोनेंट भी आपके साथ होंगे। ठीक है, लेकिन अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें वी विल मेक श्योर कि आपके कॉन्सोनेंट भी साथ हों और वॉवल्स भी साथ हों, तो ये उससे एक स्टेप अहेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, ये सारा एक बार इरेज कर देते हैं, सारा इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलो
इसके वोवल्स को एक साथ लिख लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स को एक साथ, E Q U A T I O N। ठीक है, तो मैंने इनको एक डब्बे में बंद किया है ना, जिनको मुझे एक साथ रखना है मैं उनको एक डब्बे में बंद कर दूंगा। मैंने इसको बोला, लेट्स से मैंने इसको बोला Z। ठीक है, अब मुझे इनको भी एक साथ रखना है, मैं चाहता हूं इनके बीच में भी कभी कोई वोवल ना आए। ठीक है, तो मैंने इनको भी एक डब्बे में बंद कर दिया आपकी बार, क्योंकि इसने बोला है वोवल्स भी साथ में रहने चाहिए और कॉन्सोनेंट भी साथ में रहने चाहिए। तो मैंने लेट्स से इसको बोल दिया Y। ठीक है, तो अब मुझे क्या अरेंज करना है, सिर्फ 2 लेटर्स अरेंज करने हैं, 2 लेटर्स अरेंज करने हैं, है ना, Z और Y। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, ये Z जो है इसके अंदर 5 वोवल्स हैं, उनको भी अरेंज करना पड़ेगा, है ना, अरेंज 5 वोवल्स इन Z, राइट। और जो Y के अंदर 3 कॉन्सोनेंट्स हैं इनका भी अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, है ना, Q T N T N Q कुछ भी हो सकता है, N T Q, राइट। तो एंड अरेंज 3 कॉन्सोनेंट्स इन Y, राइट, इन Y। ठीक है, तो पहले Y और Z को अरेंज करूंगा, तो ZY भी हो सकता है, YZ भी हो सकता है। फिर उसके बाद इनको आपस में अरेंज करूंगा, 5 को, वोवल्स को, और उसके बाद तीनों कॉन्सोनेंट्स को आपस में अरेंज करूंगा। लेकिन ये आपस में आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन एक बात हमने मेक श्योर कर दी अब कि यार ये हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हमने Z बना के इनको बॉक्स में बंद कर दिया, इनको Y बना के बॉक्स में बंद कर दिया। तो अब ये हमेशा साथ साथ रहेंगे, सारे वोवल्स और सारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी, पहले 2 लेटर्स को अरेंज करना है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 वोवल्स को अरेंज करना है, कोई रिपीटिशन नहीं है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करना है, कोई रिपीटिशन नहीं है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 120 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 120 विच इज 1440। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो हमारे पास 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, उसमें से हमें 7 लोगों की एक कमिटी बनानी है। इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, अगर एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं तो मतलब 4 में से मुझे 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी होंगी और मल्टीप्लाइड बाय टोटल मुझे 7 लड़कियां सेलेक्ट करनी थी, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का मतलब क्या है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, राइट, 4 बॉयज। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या आ जाएगी, 4 में से 3 लड़कियां हमने सेलेक्ट करी मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास 9 बॉयज हैं, तो 9 में से हमने 4 बॉयज को सेलेक्ट कर लिया। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं, कह रहे एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है, 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, एक तो ये अरेंजमेंट हो सकता है, ये सिलेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैं एटलीस्ट बोला है ना उसने, तो 3 से ज्यादा भी तो ले सकता हूं मैं, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, ये भी सिलेक्शन कर सकता हूं मैं। ठीक है, क्या मैं 4 से ज्यादा गर्ल्स ले सकता हूं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स ही टोटल 4 हैं, तो 4 से ज्यादा गर्ल्स नहीं ले सकते। ठीक है, तो या तो ये वाली या फिर ये वाली। तो हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, 3 गर्ल्स विच इज 4C3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बॉयज विच इज 9C4, और का मतलब प्लस 4 गर्ल्स विच इज 4C4 मल्टीप्लाइड बाय 3 बॉयज विच इज 9C3। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई एम अगेन सेइंग इनको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपको इनको कैलकुलेट करके सॉल्व करके देके आना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में बोलता है एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। तो क्या कर सकता हूं मैं, 0 गर्ल्स हो सकती हैं, क्योंकि उसने बोला ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स, तो 3 गर्ल्स या उससे कम, तो 0 गर्ल्स होंगी तो 7 बॉयज लेने पड़ेंगे मुझे। और क्या हो सकता है, 1 गर्ल
1 गर्ल ले रहा हूं तो मुझे 6 बॉयज लेने पड़ेंगे, और 2 गर्ल्स, राइट, 2 गर्ल्स ले रहा हूं तो मुझे 5 बॉयज लेने पड़ेंगे, और 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, राइट। 3 से ज्यादा गर्ल्स में नहीं ले सकता। तो 0 गर्ल्स का मतलब 4 में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 7 बॉयज चाहिए, तो मतलब 9C7, राइट। प्लस 1 गर्ल मतलब 4 में से 1 लड़की और 9 में से 6 लड़के, प्लस 2 गर्ल्स मतलब 4 में से 2 लड़कियां और 9 में से 5 बॉयज, राइट। प्लस 3 गर्ल्स मतलब 4 में से 3 गर्ल्स मल्टीप्लाइड बाय 9 में से 4 बॉयज, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है ये एग्जामिनेशन जो वर्ड है, अगर इसके लेटर्स से सारे के सारे वर्ड बनाए जाएं, ठीक है, और उनको डिक्शनरी में लिस्ट किया जाए, तो हमारे पास ई से शुरू होने वाला जो पहला वर्ड होगा उससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ठीक है। तो ई से जब हमारा वर्ड स्टार्ट होगा, पहला वर्ड, उससे पहले हमारे पास कितने वर्ड्स आ चुके होंगे, ठीक है। तो समझते हैं, देखो हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल हमारे पास 11 लेटर्स हैं, ठीक है। रिपीटिशन देख लेते हैं कितना हो रहा है। ई कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है। एक्स कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 1 बार आ रहा है। ए 2 बार आ रहा है। एम भी 1 बार आ रहा है। आई भी 2 बार आ रहा है। एन भी 2 बार आ रहा है। ए ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। टी भी 1 बार आ रहा है। टी हमारा 1 बार आ रहा है, ठीक है। आई हमारा 2 बार आ रहा है, काउंट कर चुके हैं। और ओ भी जो है 1 बार आ रहा है, ओ हमारा 1 बार आ रहा है। और एन भी हम काउंट कर चुके हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं कितना बन रहा है, 1 2 4 5, 5 और 4 9 और 10 11, टोटल हमारा 11 बन रहा है। तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हम सारे लेटर्स को लिस्ट डाउन कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। 11 प्लेसेस बनाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि ई से शुरू होने वाले जो वर्ड होगा, ई से शुरू होने वाला जो पहला वर्ड होगा, उससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे। उससे पहले वो सारे वर्ड्स आएंगे जो ई से पहले जो लेटर आता है उससे शुरू हो रहे होंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं, राइट। भाई ई से अगर हमारा वर्ड शुरू होगा तो उससे पहले हमारे कौन से वर्ड आए होंगे, जो ई से पहले लेटर आते हैं उनसे शुरू हुए होंगे। अब इनमें अगर हम इन लेटर्स में अगर हम देखें ई से पहले कौन से लेटर्स आ रहे हैं, तो सिर्फ ए हमें दिखाई दे रहा है जो ई से पहले आ रहा है, बाकी सारे के सारे लेटर्स ई के बाद आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो लेटर्स जो वर्ड्स होंगे वो ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स होंगे जो पहले आएंगे। जैसे ही हमारे ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड खत्म हो जाएंगे, हमारा अगला वर्ड ई से शुरू हो जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ ई से पहले एक ही लेटर है यहां पे इस पूरे कलेक्शन में, विच इज ए। तो ए से आने वाले सारे के सारे वर्ड्स हमारे वो वर्ड्स होंगे जो ई से पहले आ रहे होंगे, राइट, ठीक है। क्योंकि बाकी सब तो ई के बाद ही आएंगे, राइट। और ये कह रहा है कि ई से शुरू होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, है ना। ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, बस, और तो कोई होंगे ही नहीं। जितने भी वर्ड हमारे ए से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे हमारे ई से पहले आ जाएंगे,
तो ई से जो हमारा पहला वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले कौन से वर्ड आएंगे, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। बस बाकी सारे वर्ड तो इसके बाद ही आएंगे, क्योंकि बाकी सारे लेटर्स ई के बाद आते हैं। ठीक है, तो हमें एसेंशियली क्या निकालना है, आवर टास्क इज टू फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ये बताना है हमें। अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज को इसने घुमा के कैसे लिखा कि भाई डिक्शनरी में अगर मैं अरेंज करूं तो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले कितने वर्ड आएंगे, तो मतलब ये पूछना ये चाहता है कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां पे मैंने ए को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास प्लेसेस कितने बचे, 10 प्लेसेस, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या कोई रिपीटिशन हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा था, लेकिन एक ए को मैं यहां पे ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूं, तो ये जो 10 प्लेसेस हैं इनमें तो मेरे पास एक ही ए बचा ना, क्योंकि एक ए तो यहां पे फिक्स हो गया है, तो ए को रिपीट नहीं हो, ए अब रिपीट नहीं हो रहा है 2 बार, ए एक ही बार बचा है, सिर्फ आई और एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आई और एन के लिए है, ए के लिए 2 फैक्टोरियल हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ए को यहां पे फिक्स कर दिया है, तो ये जो 10 प्लेसेस हैं यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही ए बचा है, अब 2 ए नहीं है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विल बी बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। ठीक है, ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले इतने वर्ड्स आएंगे, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 6 ही डिजिट है, और नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, अगर नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स कर देना पड़ेगा मुझे। यूनिट प्लेस पे तो 0 ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। राइट, और अब ये कह रहा है कि डिजिट जो है रिपीट नहीं होंगे, तो मेरे पास क्या बचा यहां पे भैया, 5 प्लेसेस बचे और 5 डिजिट्स बचे। क्या कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा बार कोई भी डिजिट नहीं है, तो मेरे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल। राइट, अरेंजमेंट्स विल बी 5 फैक्टोरियल, या तो मैं बोल दूं 5p5, भैया 5 प्लेसेस है, 5 प्लेसेस पे 5 डिजिट्स को अरेंज करना है, और आई कैन से सिंपली 5 फैक्टोरियल, दैट वुड बी माई आंसर। ठीक है, विच इज 120। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वी नो दैट इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज अल्फाबेट। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास 5 वोवल्स हैं एंड हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। हमारी जॉब क्या है, हमारा टास्क क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट 2 वोवल्स एंड वी हैव टू सेलेक्ट 2 कॉन्सोनेंट्स। फिर उसके बाद जो ये 4 लेटर हमने सेलेक्ट किए उनको हमें अरेंज करना है, एंड देन अरेंज 4 लेटर्स। ठीक है, तो 2 वोवल्स को सेलेक्ट करने की हमारी नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5c2। राइट, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू 5 में से 2 वोवल सेलेक्ट कर लिए, मल्टीप्लाइड बाय 21 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए, और मल्टीप्लाइड बाय जो ये 4
लेटर अब सेलेक्ट किए हैं इनको अरेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 पे कट के 5 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 19 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, ये 2 से कट के 10 हो जाएगा, तो ये 210 हो जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल होता है 24। ठीक है, तो 5 टू 10, 10 और 24 240 इंटू 210। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, एक बार मैं इस पिछले क्वेश्चन का आंसर चेक करना चाहता हूं, आई डोंट नो व्हाई। 24 इंटू 21, 21 4 जा 84, 8, 21 2 जा 42, 8, 50, सो 50400, दिस शुड बी माई आंसर। एक बार मैं इसका आंसर चेक करना चाहता हूं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चन, ठीक है, आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर है, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। ये 12 क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन हैं। लिख लेते हैं, पार्ट 1 में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं और पार्ट 2 में हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस इन ऑल। ठीक है, बच्चे को 8 क्वेश्चंस टोटल अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 12 में से। सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, और हर एक पार्ट में से उसे कम 3 क्वेश्चन तो सेलेक्ट करने ही है। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट मेक द सिलेक्शन। ठीक है, तो देखो क्या सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो सकता है, पॉसिबल सिलेक्शन, भाई उसने पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखते हैं, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। एंड पार्ट 2 ऐसे करके लिखते हैं इसको, रुको। थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। ये कर सकता है एक तो वो, और क्या कर सकता है, 4 क्वेश्चन ले सकता है पार्ट 1 से, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड फिर उसे पार्ट 2 से भी 4 क्वेश्चन लेने होंगे, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। और क्या कर सकता है, और 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल, कोई और सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 से क्योंकि कम से कम तो 3 लेने ही पड़ेंगे ना, उसे हर पार्ट से 3 क्वेश्चन तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो 3, 4 और 5 वो पार्ट 1 से ले सकता है, बचे हुए क्वेश्चन वो पार्ट 2 से ले लेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 1 मतलब 5C3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 2 मतलब 7C5 प्लस 4 क्वेश्चन दोनों से मतलब 5C4 इंटू 7C4 प्लस पहले वाले से 5 क्वेश्चन मतलब 5C5 मल्टीप्लाइड बाय 7C3, सेकेंड वाले से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस
out of the deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one king। ठीक है, तो अब मैंने बताया था कि सारे जो कार्ड्स होते हैं उसमें किंग, क्वीन, जैक 1 से लेके 13 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे 4-4 बार होते हैं, है ना, हर एक सूट का एक होता है। तो हमारे पास आउट ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। हमारे पास किंग कितने होंगे, 4 होंगे। अदर कार्ड्स कितने होंगे, 48 होंगे, राइट। ठीक है, तो कह रहा है कि हमें इन 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 52 में से 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, जिसमें हर एक सिलेक्शन में एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा, 1 किंग फ्रॉम 4 किंग्स एंड 4 कार्ड्स फ्रॉम रिमेनिंग 48 कार्ड्स, यही होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हम एग्जांपल में भी कर चुके हैं जिसमें उसने बोला था कि हर एक सिलेक्शन में एक एस जरूर होना चाहिए, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रिमेनिंग 48 कार्ड्स, रिमेनिंग 48 कार्ड से हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C4। दिस विल बी माई आंसर। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? ठीक है, हमारे पास 5 men हैं, 4 women हैं, इनको हमें एक रो में बिठाना है, तो इनके 9 प्लेसेस बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम ऐसा कर सकते हैं कि वुमेन हमेशा इवन प्लेसेस पे आए। तो इवन प्लेसेस कौन से होंगे भाई, एक तो ये वाला होगा, सेकंड, 4th 6th एंड 8th, राइट। दिस इज 1 3 5 7 एंड 9, ये प्लेस नंबर है। तो यहां पे भी वुमेन आएगी, यहां पे भी वुमेन आएगी, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है, हमारे पास 4 ही इवन प्लेसेस हैं और 4 ही वुमेन है, तो मतलब हमें इन 4 प्लेसेस पे वुमेन को अरेंज करना है और बचे हुए 5 प्लेसेस पे 5 मेन को अरेंज करना है। ठीक है, तो हमारा जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, हमारा अरेंजमेंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अरेंज 4 women at 4 places, 4 even places and 5 men at 5 odd places। यही बन रहा है सिंपल सा, राइट। ठीक है, उसने बोला वुमेन हमेशा इवन प्लेस पे आनी चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल्स टू, भाई 4 प्लेसेस हैं, 4 वुमेन को अरेंज करना है। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लेसेस हैं, 5 मेन को अरेंज करना है। कोई भी कहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि इन 5 प्लेसेस पे ही अरेंज करना है और 5 ही मेन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल विच इज 24 into 120 विच इज 2880। दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था जिसमें उसने बोला था कि कुछ 5 मेन और 4 वुमेन है, 3 मेन और 5 वुमेन ऐसा करके कुछ बोला था, जिसमें उसने बोला था कि नो 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, नो 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, है ना, शुड बी टुगेदर। उसमें हमने क्या किया था, हमने पहले 5 गर्ल्स को बिठा दिया था। ठीक है, और फिर हमने बोला था कि चलो इनका तो हो गया 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, और फिर हमने बोला कि अब इनके बीच में हमारे पास टोटल 6 प्लेसेस बन रहे हैं जहां पे हम 3 बॉयज को बिठा सकते हैं। तो हमने बोला था कि 6p3 हमारा बॉयज का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन थोड़े सिमिलर भी हैं लेकिन थोड़े डिफरेंट भी हैं। ठीक है, उसमें इसने बोला था कि नो 2 बॉयज शुड बी टुगेदर, लेकिन इसमें ये बोल रहा है कि वुमेन शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काफी अच्छा चैप्टर है, अगर
मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, है ना। लॉजिकल थिंकिंग इसमें बहुत लगती है, सिर्फ फॉर्मूला रटने से नहीं होता ये, इसमें लॉजिकल थिंकिंग लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। ठीक है, तो 25 बच्चों में से 10 बच्चों को सेलेक्ट करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चोजन। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 स्टूडेंट्स। हमें 10 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं, 10 स्टूडेंट्स टू बी सेलेक्टेड। अब इनमें से 3 बच्चों ने बोला कि या तो हम तीनों जाएंगे नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, इधर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो 2 केसेस बन सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो सकता है? पॉसिबल सिलेक्शन 2 केसेस बन सकते हैं यार। क्या? ईदर दोज 3 स्टूडेंट्स गो और दे डोंट गो, यही हो सकता है। या तो वो जाएंगे या वो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये 3 स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस, ध्यान से समझना। अगर ये तीनों बच्चे जाते हैं तो ये 3 बच्चे तो फिक्स हो गए, ये तो जा ही रहे हैं। ठीक है, अब मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट मुझे करने हैं सिर्फ 7 बच्चे। कितने में से करने हैं? 22 में से सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये 3 बच्चे तो जा ही रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया इस वाले केस में। तो अब मुझे 22 में से 7 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो मैं बोलूंगा 22C7। और या फिर प्लस ये बच्चे नहीं जा रहे हैं। तो अगर ये बच्चे नहीं जा रहे हैं तो ये 3 बच्चे तो नहीं जा रहे हैं, ये तो फिक्स हो गया। अब मुझे सेलेक्ट कितने करने हैं? सेलेक्ट करने हैं मुझे 10 बच्चे। कितने बच्चों में से? 22 बच्चों में से, क्योंकि ये 3 बच्चे तो नहीं जा रहे हैं ना, तो 22 में से 10 सेलेक्ट करने पड़ेंगे अब की बार। तो 22C10 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। राइट? ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो 3 बच्चे तो जा ही रहे हैं। 3 बच्चे अगर जा रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना है कितने बच्चों को? 7 बच्चों को, टोटल 22 बच्चों में से। और अगर 3 बच्चे नहीं जा रहे हैं तो हमें सेलेक्ट करना है 10 बच्चों को, टोटल कितने में से? 22 बच्चों में से। तो ये हमने यहां पे कर दिया है। ओके, चलिए इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एसेस आर टुगेदर। ठीक है, एस सारे एक साथ होने चाहिए। ठीक है, फेयर इनफ, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक काम करते हैं, सारे के सारे लेटर्स को एक बार गिन लेते हैं कितने हैं ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल हमारे पास 13 लेटर्स हैं। ठीक है, ए कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 1 2 3, दैट्स इट। ए हमारे पास 3 बार आ रहा है। एस कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है। ए हो गया, एस हो गया। आई हमारे पास 2 बार आ रहा है। एन भी 2 बार आ रहा है। ए हो गया है, टी नहीं हुआ है, टी 1 बार आ रहा है। आई हो चुका है, ओ नहीं हुआ है, ओ भी 1 बार आ रहा है। दैट्स इट, एन हो चुका है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 2 13, टोटल 13 लेटर्स हो गए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं दैट ऑल द एस शुड बी टुगेदर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपना इन सारे लेटर्स को लिखना शुरू किया और सारे एस को एक साथ लिख के एक डब्बे में बंद कर दिया। तो ए एस एस ए एस एस आई एन ए टी आई ओ एन,
इन सारे एस को मैंने एक डब्बे में बंद किया और इस डब्बे को मैंने नाम दे दिया जेड। ठीक है, तो मेरे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, इक्वल्स टू टोटल अब मेरे पास कितने लेटर हैं जिनको अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक जेड 10। तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एस को तो अब हमें लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एस को तो हमने चारों को एक डब्बे में ही बंद कर दिया, तो एस तो है ही नहीं अब यहाँ पे। आई 2 बार आ रहा है और एन 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इतना हो गया। अब एक छोटा सा काम और बचा है, हम जो z के अंदर जो हमारे लेटर होते हैं उनको भी तो अरेंज करते हैं ना, उसमें क्या है, चारों s हैं, तो एसेंशियली ये क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 लेटर्स को अरेंज करना है और 4 s रिपीट हो रहे हैं तो ये 1 ही होगा, है ना। 4 s हैं तो उनकी क्या अरेंजमेंट करोगे, किसी को कहीं भी रख लो सेम ही अरेंजमेंट रहेगा, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमने 4 s के लिए फिर भी लिख दिया है, जरूरत नहीं थी लिखने की बट फिर भी हमने लिख दिया है सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक है, तो आपको याद रहे हमेशा कि डब्बे के अंदर वाले लेटर्स हमेशा अरेंज करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर राइट। तो इसी के साथ जो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 विच इज बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आप जितना भी अभी तक कराया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लें राइट। एंड बिफोर वी लीव आई वांट टू गिव यू वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये जो वीडियोस मेरी होती हैं इनके डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, बेसिक फॉर्म है, आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिर मैं यहां से आपको कांटेक्ट कर लूंगा और मैं आपको बता दूंगा कि क्या टाइमिंग्स होते हैं मेरी क्लासेस के, क्या क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की क्लासेस नहीं लेता हूँ। ठीक है, आई टीच कपल ऑफ स्टूडेंट्स नॉट टू मैनी। ठीक है, तो आप एक बार फिल करेंगे जब फॉर्म तो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी वीडियोज़ हैं आपसे मिस ना हो राइट। तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में विद बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।